हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का आपका टॉपिक रहेगा एनसीईआरटी पैटर्न से जुड़ा हुआ उपधातु। दोस्तों, इससे पहले आपको हम बताए हैं कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं, धातुओं को संक्षारित होने से कैसे बचाते हैं। आपका थर्ड चैप्टर का, केमिस्ट्री से थर्ड चैप्टर का ये अंतिम टॉपिक चल रहा है दोस्तों, उपधातु। इसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे मिश्र धातु। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो पहले आपका टॉपिक रहेगा उपधातु। दोस्तों, उपधातु क्या होता है? तो आपसे पूछा जाएगा कि उपधातुएं क्या होती हैं, तो आप जवाब दीजिए दोस्तों कि वे धातुएं जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं उपधातुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? जिनमें धातु और अधातु ये दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं दोस्तों, तब जाकर के ये उपधातु कहलाते हैं। जैसे कुछ धातुएं हैं और कुछ उपधातुएं हैं, तो उपधातुओं का हम नाम बताते हैं दोस्तों। जैसे धातु जो होते हैं वे सोडियम है, उपधातु जो होता है दोस्तों आपका क्या है? एंटीमनी है और आर्सेनिक है। ये दोनों आपके उपधातु होते हैं, जबकि सोडियम क्या होता है दोस्तों? धातु होता है। जिस उपधातु में इन दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं वे धातु उपधातु कहलाते हैं। इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्ल तथा क्षार दोनों से ही क्रिया करते हैं। जो इनके ऑक्साइड होते हैं दोस्तों वो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं, इसलिए वे उपधातु कहलाते हैं। आई बात समझ में आपको? तो आइए अब हम टॉपिक पर चलेंगे और उसके बारे में दोस्तों उपधातु का डेफिनेशन हम जानेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे कि आप इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर डेफिनेशन इसका हम दे चुके हैं, उपधातु का परिभाषा दे चुके हैं दोस्तों। आप नोट्स भी बनाना चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं वीडियो को रोक करके। कह रहे हैं कि वे तत्व जिसमें धातु व अधातु दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। जैसे में एंटीमनी और आर्सेनिक ये दोनों ही उपधातु होते हैं। दोस्तों, आपको चालक और अचालक और अर्धचालक के बारे में हम बताए थे। तो चालक, अचालक और अर्धचालक, जिसमें चालक और अचालक दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं वही अर्धचालक होते हैं। यानी कभी कभी वो चालक की भांति कार्य करते हैं और कभी कभी अचालक की भांति कार्य करते हैं। उसी तरह से जो ये एंटीमनी और आर्सेनिक धातु है ये कभी कभी धातु के रूप में भी क्रिया करने लगता है और कभी कभी अधातु की भांति व्यवहार करता है। इसलिए ये दोनों ही धातु क्या है? दोनों ही तत्व उपधातु के अंतर्गत रखे जाते हैं। उपधातुओं की जो संख्या होती है दोस्तों वो 8 होती है। इनकी जो संख्या होती है वो 8 होती है। आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या 8 है। आवर्त सारणी पढ़ाएंगे तो आपको हम बताएंगे। ठीक है, देखिए इसका एक नोट्स हम यहां पर दे चुके हैं कि ये ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों से ही क्रिया कर लेती है। दोस्तों, लिखने से पहले इसको आपको हम समझा चुके थे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। और अब हम पढ़ेंगे मिश्र धातु के बारे में। मिश्र धातुएं क्या होती हैं इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मिश्र धातुएं। तो अब देखिए आपको हम बताएंगे मिश्र धातु के बारे में। दोस्तों, नोट करने से पहले आपको हम बता दें मिश्र धातुएं क्या होती हैं। दोस्तों, यदि हम दो पदार्थों को आपस में मिला देते हैं तो एक तीसरे प्रकार का जैसा विलयन बन जाता है। उसी प्रकार से धातुएं कुछ शुद्ध होती हैं और उतनी शुद्ध होती हैं ये धातुएं, इतनी शुद्ध होती हैं कि तुरंत उसे मोड़ना चाहेंगे तो तुरंत मुड़ जाएंगी। जैसे सोना है आपका, यदि शुद्ध 24 कैरेट यदि आपको सोना दे दिया जाए, 24 कैरेट यदि दोस्तों आपको सोना दे दिया जाए
तो ये तुरंत बैंड हो जाता है, तुरंत मुड़ जाता है। इसके आभूषण तो बनते हैं, देखने में अच्छे लगेंगे, बन जाएंगे तो अच्छे लगेंगे, लेकिन दोस्तों जितना ये सॉफ्ट होता है, जितना ये अच्छा लगता है, उतना ही नर्म होता है, कमजोर होता है, दुर्बल होता है। अर्थात इसे हम मजबूत बनाने के लिए 24 कैरेट सोना न लेकर के हम लोग 18 या 20 कैरेट ले लेते हैं और 4% की उसमें अशुद्धि मिला देते हैं। 100% में 80% यदि हम सोना लेते हैं तो 20% हम क्या मिला देते हैं दोस्तों? अशुद्धि मिला देते हैं। और वो 20% अशुद्धि क्या होता है? तो सोने का हम कॉपर का मिश्रण कर देते हैं। जब इसमें कॉपर का मिश्रण कर देते हैं तो ये सोना जो आपका होता है वो आपका 18 या 20 कैरेट का हो जाता है और इसके अंदर मजबूती आ जाती है। इसलिए जब इसे हम पहनते हैं तो सोते समय या कहीं भी जाते आते हैं तो मुड़ता नहीं है, भीड़ भाड़ में चलते हैं तो मुड़ता नहीं है। यदि दोस्तों ये 24 कैरेट शुद्ध सोने का आभूषण बना दिया जाए तो कहीं भी आप मार्केट में जाओगे, थोड़ा सा लगेगा, तुरंत वो बैंड हो जाएगा वहां से। इसलिए इसे मजबूत बनाने के लिए कुछ इसमें हम इस प्रकार की अशुद्धि मिला देते हैं। अशुद्धि क्या होती है? तो कॉपर होता है, और मिला करके इसको हम क्या करते हैं दोस्तों? मजबूत बना देते हैं। तो इस टाइप से आपके मिश्र धातु होते हैं बहुत सारे। जैसे हम मूर्ति को बनाते हैं तो मूर्तियों को बनाने के लिए हम लोग जिंक का भी कुछ मिश्रण करते हैं। लोहे के अंदर यदि हम लोग दोस्तों बात करते हैं कॉपर की, यदि बना रहे हैं कोई आभूषण तो उसमें हम जिंक, यदि 70% हम लोग कॉपर मिश्रण कर दे रहे हैं तो उसमें 30% जिंक का मिश्रण करते हैं, तब जाकर के हम लोग मूर्तियों का निर्माण करते हैं। जो लोहे की मूर्ति बनाई जाती है उसमें हम लोग दोस्तों, पित्तल की जो मूर्ति बनाई जाती है उसमें हम लोग 70% यदि हम कॉपर लेते हैं तो 30% उसमें जिंक का मिश्रण किया जाता है, ताकि वो ज्यादा नर्म ना हो, उसके अंदर हार्डनेसता बनी रहे, कठोर हो। आई बात समझ में? जहां तक उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए टॉपिक पर हम चलते हैं। नोट कर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझा देंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां पर हम इसका डेफिनेशन दे चुके हैं कि दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर निर्मित समांगी मिश्रण को ही मिश्र धातु कहते हैं। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा गलित अवस्था के बारे में कि सर ये बताइए गलित अवस्था है क्या? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि यदि मान लीजिए हम लोग बालू और बालू ले लेते हैं, ठीक है, बालू और चीनी ले लेते हैं, एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं, ठीक है, बालू और चीनी ले लेते हैं, दोनों को आपस में मिला देंगे, क्या वो मिश्रित हो जाएगा? मिश्रण उसका बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा दोस्तों? क्यों? क्योंकि वो द्रव्य की मात्रा में नहीं है, द्रव की मात्रा में नहीं है, द्रव की अवस्था में नहीं है। अर्थात जब हम दो पदार्थों यानी दो धातुओं को लेते हैं तो वो ठोस और द्रव दोनों ही अवस्था में पाई जाती है। दोनों को हम आपस में मिलाते हैं, गर्म करते हैं तो वो गलित अवस्था ही होता है, उसी को हम गलित अवस्था कहते हैं। और फिर वो दोनों धातु एक दूसरे में मिश्रित हो जाती है पूरी तरह से। हम उन दोनों का पहचान अलग अलग तरीके से नहीं कर पाते हैं, उसी को हम गलित अवस्था कहते हैं। जैसे सोने में जब हम कॉपर मिलाते हैं अशुद्धि के रूप में, तो क्या कॉपर की पहचान कर पाते हैं उस सोने के अंदर कि कितनी मात्रा में इसके अंदर कॉपर मिलाया गया है? नहीं कर पाते हैं ना, नहीं कर पाते हैं। ये तो हमें पता है कि इसके अंदर अशुद्धि मिलाई गई है, लेकिन कितनी मिलाई गई है ये हमको पता नहीं चल पाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी को हम गलित अवस्था कहते हैं कि दो पदार्थ जब आपस में पूरी तरह से मिल जाते हैं उनकी पहचान हम नहीं कर पाते हैं, अर्थात वो धातु दो प्रकार के धातु मिलकर के एक प्रकार का बना लेता है, वही आपका मिश्र धातु कहलाता है। जैसे में आपको हम बता दें दोस्तों कि सोना है, जैसे में जब हम लोग दोस्तों चांदी और कॉपर का मिश्रण करते हैं तो सोना का निर्माण होता है। सोना हमें बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए उसमें हम
सिल्वर और कॉपर दोनों का मिश्रण करते हैं, तब जाकर के आपका सोना कठोर बनता है। आई बात समझ में? ठीक है, अब आपको हम बता दें दोस्तों, इसके कुछ मूल उदाहरण हैं। जैसे अमलगमन। अमलगमन क्या है? जो धातुएं विलयन की अवस्था में पाई जाती है, अर्थात कुछ धातुएं जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, टीन है, कॉपर है, सोडियम है, पोटेशियम है और Hg पारा है। आ गई बात वहीं पर कि सर ये बताइए कि न तो द्रव में है और ना ही ठोस है। तो भैया पारा ना तो द्रव में होता है और ना ही ठोस अवस्था में होता है, अर्थात उसे प्लाज्मा की अवस्था में हम रखते हैं, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? गलित अवस्था कहते हैं। में बने विलयन को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? अमलगमन कहते हैं। ठीक है, अब आपको दूसरा पॉइंट बता दें, लोहे की मिश्र धातु हम कैसे तैयार करते हैं। तो शुद्ध लोहा नर्म होता है। शुद्ध लोहा जो होता है दोस्तों वो बहुत नर्म होता है। उसे हम मजबूत बनाने के लिए उसमें 0.05% कार्बन मिलाते हैं, जिससे वो लोहा आपका मजबूत हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? जब हम 0.05% कार्बन की मात्रा मिलाते हैं लोहे के अंदर, तो वो कठोर हो जाता है, मजबूत हो जाता है और उसकी हम मिश्र धातु बना देते हैं। लोहे के अंदर कार्बन 5% मिला करके 0.5% मिला करके मिश्र धातु बना लेते हैं और वो लोहा कठोर हो जाता है आपका। यदि हम नॉर्मल लोहे की बात करते हैं तो जो नॉर्मल लोहा हम अपने यूज में लाते हैं, उसी नॉर्मल लोहे की बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, उसमें 5% 0.05% कार्बन की मात्रा मिश्रित होती है और वो हमारे यहां प्रयोग में लाया जाता है। शुद्ध नर्म लोहा यदि हम लोग लेते हैं दोस्तों, फैक्ट्री से लेते हैं, तो तुरंत बेंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा। इसीलिए हार्ड बनाने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा मिलाई दी जाती है। ठीक है, जैसे में आपको बता दें, जैसे में दोस्तों कुछ यहां पर आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे कॉपर है। इस दूसरे पॉइंट का एग्जांपल यहां पर हम बता रहे हैं, ठीक है ना, दूसरे पॉइंट का एग्जांपल बता रहे हैं यहां पर। जैसे कॉपर है, अब कॉपर में दोस्तों हम लोग यदि 70% कॉपर लेते हैं और प्लस 30% हम लोग जिंक लेते हैं, तब जाकर के ये दोनों मिलकर के 100% होता है। और इससे हम क्या बनाते हैं दोस्तों? तो मूर्तियां बनाते हैं। जितने भी आपके मार्केट में लोहे की मूर्ति आती है, वो उनमें 70% कॉपर और 30% क्या होता है? जिंक की मात्रा मिलाई जाती है, जिससे आपकी मूर्तियों का निर्माण होता है, लोहे की मूर्तियों का निर्माण होता है। उसी तरह से यदि हम लोग दोस्तों बर्तन बनाने के बारे में बात करते हैं, तो बर्तनों को बनाने के लिए उसमें हम कॉपर यदि कितना परसेंट ले रहे हैं? 50% ले रहे हैं, तो 35% जिंक, कितना प्रतिशत दोस्तों? जिंक इसमें 35%, बचा 15% दोस्तों, तो 15% में हम लोग निकिल मिला देते हैं और इससे हम बर्तन का निर्माण करते हैं। निकिल क्यों मिलाते हैं? कहोगे सर जी निकिल क्यों मिला देते हैं? मजबूती तो आपके जिंक से आती है। तो दोस्तों निकिल से उसके ऊपर शाइनिंग आता है, चमकता है वो बर्तन आपका। आई बात समझ में? निकिल से शाइनिंग की मात्रा आती है, ऊपर की जो परत होती है ना, वो निकिल, उसके ऊपर पॉलिश किया जाता है निकिल का। बर्तन आप मार्केट से खरीदते होंगे, देखते होंगे कि खूब वो चमकता रहता है, लेकिन जैसे उसको हम लोग रफ कर देते हैं, यानी कि धोते रहते हैं घर के अंदर, उसका शाइनर धीरे धीरे कम होता जाता है, उस पर घिसता जाता है वो, और चमकना उसका धीरे धीरे कम होता रहता है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि बीम का यूज कीजिए, बीम बार का यूज कीजिए, जो बर्तन धुलने के काम में आता है। ठीक है, जिससे उस बर्तन की लाइट नहीं जाएगी, शाइनिंग उसकी नहीं जाएगी। ये रहा दोस्तों आपका 2 पॉइंट। एक और आपको पॉइंट हम बताएंगे, सोने के
मिश्र धातु हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सोना का मिश्र धातु तो दोस्तों यहीं पर हम बना दिए हैं, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। सोना यदि हमें शुद्ध रूप में प्राप्त करना है तो केवल सोना 24 कैरेट होता है, लेकिन इसे हम मजबूत रूप में प्राप्त करना चाहेंगे तो उसमें सिल्वर और कॉपर मिला देते हैं, यानी चांदी और कॉपर मिला देते हैं, जिससे आपका सोना का निर्माण हो जाता है और मजबूत सोना बनता है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर आपको अभी और बताएंगे आगे इसके टॉपिक। ठीक है, आप लोगों को कि मिश्र धातुओं को बनाने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, कोई हम कार्य करते हैं तो एक उसका उद्देश्य लेकर के चलते हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो पढ़ाई किसी लक्ष्य को पार करने के लिए कर रहे हैं ना, कि हमको आगे चल करके नौकरी करना है, अच्छा पैसा कमाना है। कुछ लोग पढ़ाई करेंगे तो बिजनेस करने के लिए करेंगे, कुछ मतलब हर एक कार्य को करने के लिए पहले हम अपना लक्ष्य बनाते हैं। तो उसी तरह से दोस्तों मिश्र धातुओं को बनाने का एक उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य का क्या उद्देश्य दोस्तों, अब हम यहाँ टॉपिक के बारे में जानेंगे। कह रहा है कि धातुओं का संक्षारण की मात्रा को कम करने में मिश्र धातु इसलिए मिलाया जाता है ताकि धातु संक्षारित न हो, उसमें जंग ना लगे। उसको जंग से बचाने के लिए मिश्र धातुओं का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका धातुओं की कठोरता तथा मजबूती को बनाने के लिए। अभी हम सोने की बात किए थे दोस्तों कि सोना एक ऐसा नरम पदार्थ होता है जिसमें हम लोग चांदी और कॉपर मिलाकर के उसको मजबूत बनाते हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो आपका सोना का आभूषण तो बनता लेकिन वो मजबूत नहीं होता। आपको डेली जाना पड़ता है सुनार की दुकान पर उसे ठीक कराने के लिए। इसलिए उसमें हम चांदी और कॉपर का मिश्रण कर दिए और करके उसको शुद्ध बना दिए, अर्थात कठोर बना दिए सोना को। आई बात समझ में आपको। अगला पॉइंट है कि धातुओं के गलनांक को घटाने के लिए यह धातु की सोल्डरिंग के लिए उपयुक्त हो सकती है। जैसे हम दोस्तों लेते हैं रांगा, कहते हैं ना कि सोल्डरिंग थोड़ा सा कर लेते हैं, तो वहां पर देखते हैं हार्ड लोहा होता है और उस लोहे को हम लोग टेम्परेचर देते हैं, अर्थात विद्युत धारा के द्वारा उसे टेम्परेचर दिया जाता है, खूब हीट किया जाता है और उस रांगा के ऊपर हल्का सा लगाते हैं तो तुरंत वो पिघल करके उस लोहे के ऊपर आता है। फिर जहां आपको चिपकाना होता है उस पर रख करके उसको चिपका देते हैं। तो सोल्डरिंग करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, तो मिश्र धातुओं का उपयोग करते हैं। अर्थात जैसे जो लोहवान होता है उसमें हम लोग बार बार उस सोल्डर को क्या करते हैं, लगाते रहते हैं। क्यों? ताकि वो जो रांगा है उसके ऊपर चिपके ना, इसलिए उसको मिश्रित किया जाता है। धातुओं का गलनांक घटाने के लिए अगर सोना अत्यधिक टेम्परेचर पर शुद्ध सोना रख दिया जाए, कम टेम्परेचर भी मिले तो तुरंत वो पिघलना चालू कर देता है। इसलिए उसमें हम चांदी और कॉपर मिला देते हैं तो कम से कम टेम्परेचर पर जल्दी वो पिघलता नहीं है। यदि शुद्ध सोना दोस्तों आग पर रख दे तुरंत वो पिघल जाएगा। आपका जो आभूषण बना रहेगा वो तुरंत क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था में हो जाएगा और जब सूखेगा तो आपका बिल्कुल आभूषण आपका खत्म हो जाएगा। जिस आकृति में रहेगा वो उस आकृति में आपको नहीं मिलेगा। तो अर्थात धातुओं के गलनांक को घटाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, मिश्र धातुएं मिला देते हैं। तो ये रहा उद्देश्य दोस्तों। आपका 3 चैप्टर केमिस्ट्री का आज समाप्त हो गया। अगला चैप्टर जल्द ही हम लाएंगे, कंटिन्यू लाते हैं दोस्तों आपके लिए टॉपिक। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहले से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें। क्यों? क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से अनसब्सक्राइब हो जाता है चैनल। दोस्तों ऐसी गलती आप ना करें। धन्यवाद।